हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सीजीपीएससी कोच वंस अगेन। आज संविधान में मूल अधिकार के ऊपर हम जो चर्चा कर रहे हैं, तो पिछली कक्षाओं में हमने अनुच्छेद 20 और 21 की बात की थी। आज हम उसके आगे बढ़ेंगे, अनुच्छेद 22 से लेकर के अनुच्छेद 32 तक। तो इसमें देखिएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और है अनुच्छेद 24 बलात्श्रम का प्रतिषेध। ठीक है, तो मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। तो देखिएगा, अनुच्छेद 23 में बताया गया है मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का निषेध। अच्छा, एक स्टूडेंट का हमारे पास कमेंट आया था, मैसेज आया था कि सर ये निवारक निरोध क्या होता है। पिछली कक्षा में मैंने इसकी बात की थी, तो ध्यान दीजिएगा। निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत राज्य जो है अपराध कर को रोकने का प्रयास करती है। जैसे 151 का हमने उदाहरण दिया था, तो उसके अंतर्गत मतलब यह है कि अपराध कारित करने के पहले ही, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे मान लो मूवीज वगैरह में आपने देखा होगा कि भाई ऐसा न्यूज मिला है कि ये जो ग्रुप है वो किसी प्रकार की आतंकवादी गतिविधि करने वाला है, तो शक के आधार पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करते हुए उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये निवारक निरोध है। निवारक निरोध के अंतर्गत अपराध करने के पहले रोकने का प्रयास किया जाता है। इसके लिए उदाहरण स्वरूप आपको बताया, जैसे 1950 में निवारक निरोध अधिनियम बना था, जिसको 1969 में संसद द्वारा समाप्त कर दिया गया। वैसे ही आपने सुना होगा मीसा के बारे में, MISA, मीसा मतलब कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। ये 1971 में पारित हुआ था, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, है ना भाई। हालांकि 1978 में संसद द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया। तो अभी वर्तमान में वैसे ही आतंकवाद निवारण अधिनियम पोटा, आतंकवाद निवारण अधिनियम पोटा जो है वो चल रहा है 2002 से, और अभी ये वर्तमान में कार्य कर 2004 में जो है निरस्त कर दिया गया था। सॉरी, पोटा को 2004 में निरस्त कर दिया गया था, ये 2002 में आया था। और आतंकवाद एवं विध्वंसक गतिविधियां निरोधक अधिनियम टाडा, ये 1985 में आया था, इसको भी 1950 में समाप्त कर दिया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम अभी भी है, 1983 से लगातार चल रहा है। और एक है आपका विदेशी मुद्रा संरक्षण व सरकारी निरीक्षण अधिनियम, है ना। तो ये 1974 से लागू है, ये भी अभी चल रहा है। जिन अधिनियम एक्ट्स के मैंने आपको नाम बताए, ये सभी क्या है, तो ये आपके प्रतिबंधात्मक या निवारक निरोध के अंतर्गत बनाए गए हैं। निश्चिंत रहिए, इसके ऊपर विस्तार और व्यापक चर्चा जो हमारा 7th पेपर है उसमें हम करेंगे। ठीक है, अभी मूल अधिकार की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 23 कहता है मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का निषेध, है ना भाई। तो इसके अंतर्गत मानव दुर्व्यापार से आप क्या समझते हो, 2 नंबर का प्रश्न बनता है। मतलब कि इसमें मनुष्य को वस्तुओं की तरह क्रय विक्रय जो है नहीं किया जा सकता, या दास प्रथा वगैरह जो है, अनैतिक व्यापार करवाना, दास प्रथा वगैरह जो है, ये इसके अंतर्गत अपराध घोषित किया गया है। जैसे कि सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, ऐसे बहुत सारे सीरियल्स में से आप केसेस आपने देखे होंगे, है ना, जिसमें जबरदस्ती का क्या बोलना चाहिए, देह व्यापार वगैरह का, या फिर बच्चों से घरों में काम करवाने वगैरह का जबरदस्ती जो करवाया जाता है, ये उसके लिए मनुष्य को, स्त्री, महिला, बच्चों को, पुरुष को बेच दिया जाता है, खरीदी बिक्री इनकी की जाती है। तो ये पूर्णतः अपराध है, अनैतिक है, इसी को मानव दुर्व्यापार कहा गया है। तो ध्यान रखिएगा, मानव दुर्व्यापार से संबंधित कानून बनाने की शक्ति किसके पास है, तो कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है, केंद्र में, और राज्य में विधानमंडल के पास है। ठीक है, और संसद ने स्त्री तथा लड़की के अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 जो है ये बनाया हुआ है। तो ये ईयर जो है वो याद रखिएगा, 1956। और वैसे ही देखिएगा बलात्श्रम, बलात् मतलब जबरदस्ती, ठीक है। तो बलात्श्रम के अंतर्गत ये है, ये आपका नाबालिग वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये आपका आर्टिकल 24 में आएगा। बलात्श्रम का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति से उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करवाना, किसी भी व्यक्ति से उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करवाना जो है बलात्श्रम के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो बलात्श्रम भी जो है, जैसे मैंने बताया ना, उदाहरण स्वरूप आपने सुना भी होगा कि यहाँ के कुछ व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश की ईंट भट्टे में जाकर के बेच दिया गया, उनसे जबरदस्ती मजदूरी करवाया जाता था। ऐसे लोगों को सूचना मिलने पर राज्य का प्रशासन जो है जाकर के छुड़ा के बचा करके लाता है। तो ऐसे केसेस आपने पहले सुने होंगे। ये वही बलात्श्रम है जिसमें इच्छा के विरुद्ध कार्य करवाना है।
ठीक है। इसमें बंधुआ मजदूरी अधिनियम 1948 बनाया गया है इसके संरक्षण के लिए। इसके अंतर्गत बलात्श्रम या जबरदस्ती किसी से काम करवाया जाता है उसके इच्छा के विरुद्ध, तो उसको जो है अपराध की श्रेणी में रखा गया है। उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी, करने वाले को अभियोजित किया जाएगा न्यायालय द्वारा। ठीक है। आगे इसमें देखिएगा अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 जो है कारखानों आदि स्थानों में बालकों के नियोजन का निषेध है ना। तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से किसी भी प्रकार के कारखाने हुए, दुकान हुए, संस्था हुआ, चाय दुकान हो, कहीं पर भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम नहीं कराया जा सकता। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करते हुए उसको न्यायालय द्वारा अभियोजित किया जाने का प्रावधान है। ठीक है भाई, तो ध्यान रखिएगा, ये आपका अनुच्छेद 24 है। तो अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 क्या देता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार देता है। अनुच्छेद 23 एवं अनुच्छेद 24 जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार देता है। ठीक, ध्यान रखिएगा इन चीजों को, आसान है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यहाँ पे आर्टिकल क्या है मुख्य रूप से ये जानना है। मानव दुर्व्यवहार से आप क्या समझते हैं पूछा जाए तो आप बता सके। आगे बढ़ते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें देखिएगा हम बात करेंगे अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। तो अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये टाइपिंग मिस्टेक है, अगेन अनुच्छेद 26 ही होगा ये अनुच्छेद, ये 26 ही है। तो 26(1), 26(2), 26(3), 26(4), फिर अनुच्छेद 27 है। तो देखिएगा अनुच्छेद 25 जो है, अनुच्छेद 25 को समझाने के लिए मैं थोड़ा सा एक शब्द का प्रयोग करता हूं। अनुच्छेद 25 में बताया गया है अंतःकरण की ओर से धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। ठीक है, अंतःकरण एवं धर्म के अबाध रूप से मानने एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता। तो इसमें देखिएगा 4 पॉइंट्स आपको मिलेंगे। पहला बताता है अंतःकरण की स्वतंत्रता, मतलब अपने धर्म को, अपने भगवान को किसी भी प्रकार से मानने के लिए आप स्वतंत्र हो। आप कहते हो कि भाई इस पत्थर में भगवान है, तो संविधान कहता है, आप मानते हो तो सही है। तो ये अंतःकरण की स्वतंत्रता हुई, है ना। आपको लगता है कि 9 दिन उपवास रहने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप रहिए, ये अंतःकरण की स्वतंत्रता है ना। वास्तविक में ऐसा होता नहीं है ना, सिलेक्शन जो है पढ़ने से ही होता है। नवरात्रि उपवास होने, 9 दिन उपवास रखने से सिलेक्शन नहीं होता है। मानना, उपवास करना, पूजा करना जो है मानसिक रूप से आपको सशक्त बनाता है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से आपको शक्ति प्रदान करता है, संयम प्रदान करता है, धैर्य प्रदान करता है। और यही वो तत्व हैं जो आगे जाकर के आपको संघर्ष करने की शक्ति देते हैं और आपको सफल बनाते हैं। दोनों में डिफरेंसेस जो है वो यही है। तो इसलिए हम ऐसी चीजों को मानते हैं। पर ध्यान दीजिएगा, जितनी खुशी आपको पूजा करने से मिलती है उससे कई गुना ज्यादा खुशी किसी की मदद करने से मिलती है। तो दोनों में से एक ऑप्शन चुनना हो तो हमेशा दूसरों की जो सेवा है वो ज्यादा अच्छा ऑप्शन है, ऐसा मेरा मानना है। तो इसमें देखिएगा अंतःकरण की स्वतंत्रता अनुच्छेद 24 के अंतर्गत। फिर दूसरा है धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता। ठीक है भाई, अबाध रूप से मतलब कि विस्तारित स्तर पर जैसे भी आपका विश्वास है, धार्मिक आस्था है, मान्यता है, ठीक है, बिना भय के आप उसकी घोषणा कर सकते हैं और आप ऐसा मान सकते हैं। तीसरा इसमें जो है प्रचार की आचरण का अधिकार। ठीक, अबाध रूप से मानने, आचरण करने एवं प्रचार की स्वतंत्रता। तो आचरण शब्द यहां नहीं लिखा हुआ है, आचरण का अधिकार। ठीक है, मतलब ये है कि धार्मिक पूजा परंपरा के लिए आप समारोह आयोजित कर सकते हो, ठीक है, कार्यक्रम आयोजित कर सकते हो, भगवत गीता वगैरह हुआ, श्रीमद् भागवत हुआ, कथा वगैरह जो है सब कार्यक्रम हम आयोजित करते हैं पारिवारिक सामाजिक दृष्टिकोण से। तो ये नवधा रामायण वगैरह हुआ, ठीक है। तो आचरण की स्वतंत्रता और प्रचार की स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 26 जो है वो 4 भागों में डिवाइड किया जा सकता है इसको। अंतःकरण की स्वतंत्रता, अबाध रूप से मानने का अधिकार, तीसरा है आचरण की स्वतंत्रता, चौथा है प्रचार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत ये 4 पॉइंट्स आते हैं। मतलब ये है कि आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, आप अपने धर्म के बारे में लोगों को बता सकते हैं। पर यहाँ पर ध्यान रखिएगा,
प्रचार करते हुए किसी दूसरे व्यक्ति को का धर्म परिवर्तित कराना, इसको राज्य द्वारा जो है निषिद्ध किया गया है। मतलब कि यह जो है इसके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है। तो आप जबरदस्ती या किसी व्यक्ति से उसकी इच्छा के विरुद्ध उसका धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते, या किसी प्रकार का लोभ देकर बल प्रयोग करके छल कपट से आप किसी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते। यदि ऐसा करते हैं तो आपके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। लेकिन स्वेच्छा से आपको धर्म परिवर्तन करने का अधिकार है। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, ध्यान दीजिएगा। तो ये हुआ। फिर अनुच्छेद 26 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 26 जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। ये अनुच्छेद 25 की बात हुई है ना, जो 4 पार्ट मैंने आपको बताया। अनुच्छेद 26 जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। अनुच्छेद 26 में देखिएगा, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता को बताया गया है। ठीक है, अब धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता की जब बात आती है तो इसको आप 4 स्टेप में डिवाइड कर सकते हो। पहला स्टेप है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है आप धार्मिक और पूर्व प्रयोजन के लिए किसी भी प्रकार की संस्था का निर्माण एवं उसकी स्थापना कर सकते हैं, उसका पोषण करने का अधिकार है। धार्मिक कार्यों संबंधी विषयों का प्रबंध आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 26 के अंतर्गत देखिएगा, इसमें धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता जो बताया गया है, तो धर्म के प्रयोजन के लिए आप संस्था का निर्माण कर सकते हैं और उसका पोषण कर सकते हैं। उस संस्था द्वारा किन विषयों पर काम किया जाएगा, उन विषयों का निर्धारण एवं प्रबंधन कर सकते हैं। जिन विषयों पर काम किया जाएगा और उसकी अपने प्रयोजन को पूरा करने के लिए स्थायी संपत्ति ले सकते हैं, खरीद सकते हैं और स्वामित्व का अर्जन कर सकते हैं धार्मिक कार्यों के प्रबंध के अंतर्गत। और अपनी संस्था को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए, है ना, आप विधि अनुसार प्रशासन कर सकते हैं, नियम बना सकते हैं। जैसे कि इस संबंध में आपने आश्रम वगैरह सब के बारे में सुना होगा। ठीक है, तो भारतीय संविधान जो है कहीं भी किसी भी प्रकार से इस सब चीजों पर प्रतिबंध नहीं लगाता है। ठीक है, हाँ, लेकिन अनैतिक तरह से आपराधिक दृष्टिकोण रखते हुए, अपराध कारित करते हुए, जबरिया जो है, ये सब जो है अपराध की कैटेगरी में आता है। ऐसी स्थिति पाई जाने पर उनके विरुद्ध दंडिक कार्यवाही, न्यायिक कार्यवाही की जाती है, अभिव्यक्ति को अभियोजित किया जाता है, न्यायालय में दंडित किया जाता है। ठीक है, यदि वह नियम विरुद्ध हो या अनैतिक रूप से हो। तो अनुच्छेद 25 हुआ, फिर अनुच्छेद 26 हुआ। अनुच्छेद 27 बड़ा आसान है। अनुच्छेद 27 में किसी भी प्रकार के धार्मिक कर का प्रतिषेध है। किसी भी प्रकार के धार्मिक कर का प्रतिषेध है अनुच्छेद 27 के अंतर्गत। मतलब कि किसी भी धर्म को मानने के लिए या किसी भी धर्म में रहने के लिए राज्य को या राष्ट्र को किसी भी प्रकार का कोई भी कर जो है नहीं देना है। किसी भी प्रकार का कर का प्रावधान नहीं है, ना ही कर वगैरह या टैक्स देने के लिए बाध्य किया जा सकता। तो अनुच्छेद 27 के अंतर्गत यह बताया गया है कि विशेष धर्म को मानने या उसकी मुक्ति के लिए किसी भी प्रकार से राज्य या राष्ट्र जो है, देश जो है, किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार का कर या टैक्स की वसूली नहीं कर सकता, उस पर प्रतिबंध लगाया गया है ना। अब देखिएगा, आप स्वेच्छा से मंदिर वगैरह में जो दान देते हैं वो सब इसमें शामिल नहीं है। तो अपने स्तर पर आप जो धार्मिक कार्य करने के लिए जो दान वगैरह दे, जैसे गणेश बिठाना है तो गणेश जी के लिए आप जो चंदा कर रहे हो, तो वो सब इसमें शामिल नहीं है ना। अब देखिएगा अनुच्छेद 28, इसमें धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। तो मतलब ये है कि अनुच्छेद 28 द्वारा राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, राज्य जो है किसी भी प्रकार से धार्मिक शिक्षा पर बल नहीं देगा, ना ही राज्य अपने संस्थानों में धार्मिक शिक्षा को रखेगा, मतलब धार्मिक शिक्षा को फॉलो रखेगा अपने पाठ्यक्रम में, रूटीन में। तो यहां पर देखिएगा, धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता का मतलब ऐसा है कि जबरदस्ती राज्य वगैरह जो है नहीं रखेगा। लेकिन इसके अंतर्गत जैसे उदाहरण के लिए आपने क्रिश्चियन स्कूल्स वगैरह देखे होंगे, तो क्रिश्चियन स्कूल्स में जैसे जो क्रिश्चियन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कक्षाएं आयोजित होती है,
है ना। वैसे ही जैसे आपने सिख समुदाय वगैरह में देखा होगा, तो जो गुरुद्वारा है वहां पे धार्मिक शिक्षा देने के लिए छात्र छात्राओं को बुलाया जाता है जो उस धर्म से बिलोंग करते हैं। तो ये जो संस्थान है या मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जो शिक्षा दी जाती है उस पर प्रतिबंध नहीं है, ध्यान दीजिएगा। राज्य द्वारा, तो राज्य न तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे का निर्माण करवाता है, राज्य नहीं करवाता है इन सब चीजों के लिए, ठीक है। ये राज्य का ना तो कर्तव्य है ना उत्तरदायित्व है। तो धार्मिक स्तर पर अपने स्तर पर कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान दीजिएगा, कोई भी ऐसा संस्थान जिसका रख रखाव राज्य करता है वहां पर धार्मिक शिक्षा प्रतिबंधित है। कोई भी ऐसा संस्थान जिसका विन्यास एवं न्यास जो है राज्य द्वारा किया गया हो, धार्मिक शिक्षा प्रतिबंधित है। कोई भी ऐसा संस्थान जो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त हो, वहां पर भी धार्मिक शिक्षा प्रतिबंधित है। या कोई भी ऐसा संस्थान जो राज्य द्वारा पोषित हो, मतलब कि राज्य द्वारा वित्तीय सहायता मिलती हो, ठीक है, राज्य के पैसे से पोषित हो, तो ऐसे किसी भी संस्थान में भी धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध है, ठीक है। तो अनुच्छेद 28 जो है धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत राज्य द्वारा धर्म को बढ़ावा देने, किसी एक धर्म को बढ़ावा देने या धार्मिक शिक्षा प्रदान करने पर प्रतिबंध जो है लगाया गया है। तो राज्य ऐसा नहीं कर सकता, व्यक्ति और धार्मिक संस्थान जो है इसके लिए स्वतंत्र है। तो यहाँ पे समाप्त होता है अनुच्छेद 25 से 28, 25, 26, 27, 28 चार टॉपिक पे हमने बात की। अनुच्छेद 29 और 30 जो है बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, सरल है ना। तो अनुच्छेद 29 और 30 में देखिएगा, इसके बाद फिर अनुच्छेद 31 तो चला गया संपत्ति का अधिकार, भाग 20 में भाग 12 में अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत वो कानूनी अधिकार हो गया है। अनुच्छेद 31 जो है संपत्ति का अधिकार। तो इसके बाद हम अनुच्छेद 32 में चर्चा करेंगे। तो अनुच्छेद 29 और 30 क्या है ये देखिएगा। तो अनुच्छेद 29 में बताया गया है अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण, ठीक है। इसके अंतर्गत जो भी नागरिक, अल्पसंख्यक के अंतर्गत जो भी नागरिक वगैरह आते हैं, वे अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है, उनके पास यह अधिकार है। यहाँ पे एक शब्द मैंने प्रयोग किया अल्पसंख्यक, तो ध्यान रखिएगा अल्पसंख्यक का मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई नहीं होता है। अल्पसंख्यक का मतलब होता है उस निश्चित क्षेत्र में या किसी राज्य में जिस संप्रदाय की जनसंख्या अन्य संप्रदाय की तुलना में बहुत कम है, मतलब जैसे कि 0.23% है, 1% है। जैसे हमारे राज्य की बात करें तो हमारे राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या जो है हिंदू धर्म लोग को मानने वाले लोगों की है। संविधान में हिंदू धर्म के अंतर्गत आपका हिंदू, सिख वगैरह जो है, जैन वगैरह जो है, ये सभी को हिंदू धर्म के ही अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। तो इस तरह से जिनकी आबादी जो है एक निश्चित क्षेत्र में बहुत कम है, उस राज्य में बहुत कम है ना। जैसे कई स्टेट ऐसे हैं जहां पर हिंदुओं की जनसंख्या कम है, तो उस राज्य में हिंदुओं का अल्पसंख्यक घोषित करने की जो है मांग की गई है। आ रही बात समझ में। तो निश्चित क्षेत्र में जिस समुदाय की आबादी बहुत कम हो उनको उस क्षेत्र में अल्पसंख्यक घोषित किया जाता है राज्य द्वारा, ठीक है। तो जो भी अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति हैं, इसमें जनजाति वगैरह सभी आ जाते हैं, वो अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने के अधिकारी हैं, है ना भाई। राज्य इस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगा सकता। और इन ये जो अल्पसंख्यक की हमने बात की, तो ये अल्पसंख्यक वर्ग को या अपने लिए किसी भी प्रकार के शिक्षण संस्थान की स्थापना एवं उसके प्रशासन वगैरह का भी जो है अधिकार है। तो जैसे कि मुस्लिम लॉ कॉलेज वगैरह के बारे में आपने सुना होगा, ऐसे और कई धर्म से संबंधित शिक्षण संस्थान के बारे में आपने सुना होगा। इनकी जो स्थापना और प्रशासन है वो अनुच्छेद 30 के ही अंतर्गत होता है, ठीक है। यहां पर देखिएगा जॉर्ज कुरियन समिति जो अभी मैंने बात की, तो जो पूर्वोत्तर के 7 राज्य हैं और जम्मू कश्मीर है, पूर्वोत्तर के जो 7 राज्य हुआ और जो जम्मू कश्मीर हुआ, तो वहां पे हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने की सिफारिश की है किसने? जॉर्ज कुरियन समिति ने। हालांकि अभी तक केंद्र सरकार द्वारा इसकी घोषणा नहीं हुई है। तो अनुच्छेद 29 जो है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार अल्पसंख्यक समुदाय के संबंध में है, जो कि क्लियर है। अब हम आगे बढ़ेंगे अनुच्छेद 32 की तरफ, और अनुच्छेद 32 जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके अंतर्गत संवैधानिक उपचारों के अधिकार को बताया गया है।
संवैधानिक उपचारों के अधिकार को इसके अंतर्गत बताया गया है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके अंतर्गत ध्यान दीजिए, जैसे कि पहले हमने आपको बताया था, डॉक्टर अंबेडकर जी ने मूल अधिकार को भारतीय संविधान का सर्वाधिक आलोचनात्मक भाग कहा है ना। तो अनुच्छेद 32 के संबंध में उन्होंने कहा कि यदि मुझसे पूछा जाए कि पूरे संविधान में ऐसा कौन सा भाग है जिसके बिना पूरा संविधान अर्थविहीन हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा, अर्थविहीन हो जाएगा, तो वह भाग है अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान की आत्मा, हृदय या दीवार कहा है, या दीवार को ही प्राचीर शब्द से भी जाना जाता है। तो भारतीय संविधान के प्राचीर से आप क्या समझते हो, तो उसका भी मतलब है अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसे संविधान की आत्मा, हृदय एवं दीवार या प्राचीर कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। प्रजातंत्र की आधारशिला किसे कहा जाता है, यदि आपसे पूछा जाए, प्रजातंत्र की आधारशिला किसे कहा जाता है आपसे पूछा जाए, तो इस प्रश्न का भी उत्तर है अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो भारतीय संविधान में मूल अधिकार के संदर्भ में या पूरे भारतीय संविधान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है यह भाग, यह आर्टिकल। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत इस तथ्य की व्याख्या होती है कि मूल अधिकार का जो संरक्षण है वो मूल अधिकार में ही निहित है। दूसरे शब्दों में मूल अधिकार स्वयं ही मूल अधिकार का संरक्षक है। ठीक है, मूल अधिकार स्वयं ही मूल अधिकार का संरक्षक है। इसकी व्याख्या कीजिए, स्पष्ट कीजिए, ऐसा प्रश्न मुख्य परीक्षा में एक बार पूछा जा चुका है ना। मतलब ये है कि इसके अंतर्गत देश के जो न्यायालय हैं, जिसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय हुआ और राज्यों में प्रमुख उच्च न्यायालय हुआ, तो देश का जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, उन्हें अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट को मूल अधिकार को प्रवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। और इन अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालय को जो शक्ति प्राप्त है, इसका प्रयोग वो सिर्फ और सिर्फ मूल अधिकार के अंतर्गत कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मूल अधिकार के अंतर्गत जो अनुच्छेद 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसमें 5 प्रकार के रिट की बात की गई है। किसकी बात की गई? रिट। रिट का मतलब क्या होता है? ठीक है, रिट का मतलब क्या होता है? तो ब्रिटिश कानून से रिट शब्द को लिया गया है। इसका मतलब होता है न्याय का झरना। तो ध्यान दीजिएगा, मैं अपने अनुभवों से अनुच्छेद 32 में जो रिट के अधिकार दिए गए हैं उसको किसी भी प्रशासनिक या शासकीय अधिकारी के गले की फांस कहता हूं। इसलिए यदि आप अपने कार्य एवं उत्तरदायित्व का ठीक से निर्वहन नहीं करते, या फिर आपको संविधान एवं प्रशासन द्वारा जो प्रदत्त शक्तियां हैं उसका आप दुरुपयोग करते हैं, तो एक पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति जिसको भारतीय संविधान की थोड़ी भी जानकारी है, वो न्यायिक रिट के माध्यम से आपके पूरा का पूरा जो सेवा काल है उस पर प्रश्न चिन्ह स्थापित कर सकता है, उसको समाप्त भी करवा सकता है ना। तो निश्चित तौर पर इसके अंतर्गत प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध, लोक सेवक के विरुद्ध जो आदेश जारी होते हैं उसको नेग्लिजेट भी नहीं किया जा सकता है। ये सब कुछ सर्विस रिकॉर्ड में भी मेंशन होता है। तो इसके अंतर्गत 5 प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, रिट जारी कौन करता है? तो रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय। परंतु यहां पर यह भी स्पष्ट है कि संसद जो है, भारतीय जो संसद है, वो कानूनी प्रक्रिया द्वारा, विधिक प्रक्रिया द्वारा किसी अन्य न्यायालय को भी रिट जारी करने का अधिकार दे सकता है। पर वर्तमान में भारतीय संविधान के अंतर्गत, संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत रिट जारी करने का अधिकार जो है उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के ही पास है।
उच्च न्यायालय जो है पूरे देश की, भारत की सीमा के अंतर्गत किसी भी राज्य क्षेत्र के लिए रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय का अधिकार सीमित है जिस राज्य में है उस राज्य की सीमा के अंतर्गत ही कार्य करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध या नागरिकों के विरुद्ध या लोक सेवक के विरुद्ध जो है रिट जारी कर सकता है। तो 5 प्रकार के जो रिट है इसको लेकर के वनडे एग्जामिनेशंस में भी प्रश्न पूछे जाते हैं बहुत बार। मुख्य परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण प्रश्न होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण से आप क्या समझते हैं, 2 नंबर में पूछ दिया। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को सर्वाधिक बार पूछा गया है, ठीक है, अलग अलग तरह से घुमा फिरा करके। सीजीपीएससी मेंस में इसी प्रश्न को 4 बार पूछा गया है अलग अलग तरह से। तो ध्यान रखिएगा, इसकी तैयारी आपको बहुत ही अच्छे से करनी है, बहुत ही सुंदर ढंग से करनी है, ताकि व्यवहारिक रूप से भी भविष्य में आवश्यकता हो तो इसका उपयोग किया जा सके। तो यदि आपने दृश्यम मूवी देखा हो तो दृश्यम मूवी में एक सीन आता है जहां पर हेवियस कार्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात होती है ना। तो ये वही बंदी प्रत्यक्षीकरण या हेवियस कार्पस है जिसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति गायब हो जाए, है ना, आपके जान पहचान परिवार दोस्त में कहीं पे भी कोई भी व्यक्ति गायब हो जाए, है ना, आप उसको नहीं ढूंढ पा रहे हैं या आप पुलिस वगैरह के पास गए वो भी नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से आप सीधे उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं और वहां पे निवेदन कर सकते हैं, आप मतलब रिट के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत न्यायालय जो है आदेश जारी करता है संबंधित निकाय को, कहता है सशरीर उपस्थित करो। तो पहला रिट है हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसके अंतर्गत न्यायालय कहता है सशरीर उपस्थित करो। यह जो है सार्वजनिक प्राधिकरण, ध्यान दीजिएगा, यह रिट जो है सार्वजनिक प्राधिकरण के साथ साथ व्यक्तिगत दोनों के खिलाफ जारी किया जा सकता है। इसका सर्वाधिक प्रयोग जो है कहां पर देखने को मिलता है आपको हम बताएं। सामान्यतः ऐसे केसेस आपने न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़े होंगे कि लड़का लड़की दोनों में प्यार हुआ, भाग गए, भागने के बाद समझ में आता है कि मैं तो गलत लड़के के साथ भाग गई, तो लड़की वापस चली गई अपने घर, या फिर लड़की के घर वालों ने या लड़के के घर वालों ने जबरदस्ती उसको ढूंढ के वापस लाके अपने घर में नजरबंद कर दिया गया, है ना। तो ऐसी स्थिति में जो दूसरा पक्ष है, मतलब चाहे वो लड़का हो या लड़की, यदि जिससे विवाह हुआ है वो गायब हो गए या उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है या उनको नजरबंद कर दिया गया है, घर में बंदी बना दिया गया है, आपको ऐसा कुछ महसूस होता है और आप थाने वगैरह में भी जा रहे हो, वहां से भी आपको मान लो कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो उस स्थिति में आप जो है सीधे रिट लगा सकते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। वहां पे न्यायालय जो है 24 घंटे के अंदर सशरीर उपस्थित करो का आदेश जारी करता है। तो उपस्थित करने के बाद न्यायालय आपके सामने स्वयं सामने वाले की मंशा पूछेगा। अब यदि उस समय व्यक्ति ने आपका पक्ष लिया तो वो आपके साथ वहीं से ही जा सकते हैं और उनकी सुरक्षा का भी आदेश न्यायालय द्वारा दिया जाता है ना। तो इस टाइप के केसेस बहुत देखने को सुनने को मिलते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यहीं पर ही इसका प्रयोग होता है, और भी अन्य मामलों में कि जैसे मान लो आपका कोई भी सगा संबंधी भाई या कोई भी गायब हो गया, आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का प्रयोग करते हुए आप सीधे न्यायालय की शरण ले सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा पार्ट है ना। तो इसके अंतर्गत न्यायालय जो है सशरीर उपस्थित करने का आदेश देती है, फिर उससे पूछताछ करती है। अब यदि मान लो जैसे कि अवैध गिरफ्तारी होती है पुलिस वगैरह द्वारा, तो अवैध गिरफ्तारी के विरुद्ध भी ये बहुत ज्यादा काम आता है। अब मान लो आपको लगता है कि बिना कारण किसी की गिरफ्तारी की गई है, तो आपने बंदी प्रत्यक्षीकरण का प्रयोग कर दिया, फिर न्यायालय उसको न्यायालय में उपस्थित करने का आदेश देगा, उपस्थित किया जाएगा। अब यदि गिरफ्तारी का कारण कानूनी है या संतोषजनक है ना भाई, मतलब कि जवाब से न्यायालय संतुष्ट होता है तो उसको रिहा करने के लिए आदेश जारी नहीं करेगा। लेकिन यदि गैर कानूनी तरीके से या असंतोषजनक तरीके से न्यायालय को असंतोषजनक जवाब प्राप्त होता है तो उस व्यक्ति को छोड़ने का तत्काल आदेश न्यायालय जो है दे सकती है ना। तो कि कोई आप किसी को ढूंढना चाह रहे हैं और प्रशासन ढूंढने में कोई ज्यादा मदद आपकी नहीं कर रहा है या आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से आप सीधे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जा सकते हो। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है ढूंढने का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए
बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत यदि संबंधित पुलिस अधीक्षक को उस जिले का आदेश वगैरह होता है तो वो नेग्लेक्ट नहीं कर सकता। सामान्य थाने में आप जाओगे तो एसपी को पता भी नहीं रहेगा, पुलिस अधीक्षक को, कि ऐसा कोई केस आया है या ऐसे कितने केस आते रहते हैं। लेकिन न्यायालय के माध्यम से जब आदेश आता है तो वो किसी भी प्रकार का नेग्लिजेंस नहीं कर सकता, हर हाल में उसको स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर के जवाब देना होता है ना। इसीलिए कह रहा हूं कि प्रशासनिक अधिकारियों के गले की फांस, मतलब कार्य को ठीक तरह से नहीं करें तो न्यायालय जो है किसी आपको पकड़ सकता है, और यदि संतोषप्रद नहीं होगा आपका जवाब, आपका कार्यकलाप, तो निश्चित तौर पर यहां तक है कि आपको आपके जॉब से भी सस्पेंड किया जा सकता है। न्यायालय ऐसा आदेश जारी कर सकती है या ऐसा करने के लिए राज्य सरकार को सिफारिश कर सकती है। ठीक है, राज्य सरकार को आदेश भी दे सकती है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है। ये भी ध्यान रखना है इसके अंतर्गत कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो रिट है किन परिस्थितियों में कार्य नहीं कर सकता, है ना। तो ध्यान रखिएगा किन परिस्थितियों में कार्य नहीं करेगा। यदि गिरफ्तारी जो है कानून सम्मत है, कानून संभव नहीं है, ये कानून सम्मत है, ठीक है, मतलब कानून के अंतर्गत ही गिरफ्तारी की गई है, या किसी विधानमंडल या न्यायालय की अवमानना करने के कारण गिरफ्तारी हुई है, या न्यायिक आदेश के द्वारा हिरासत में रखा गया है, या जिसकी गिरफ्तारी हुई है वह उस न्यायालय के न्याय क्षेत्र से बाहर हो। जैसे व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है छत्तीसगढ़ में और आप रिट लगाते हो उड़ीसा के हाईकोर्ट में, तो फिर वहां पे बंदी प्रत्यक्षीकरण का आदेश उड़ीसा का हाईकोर्ट जो है जारी नहीं कर सकता, उसके लिए आपको उस राज्य के हाईकोर्ट में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण हुआ। तो क्या है ये मालूम होना चाहिए, किसको जारी होता है, तो सार्वजनिक प्राधिकरण और व्यक्ति दोनों को जारी होता है, दोनों के खिलाफ जारी किया जा सकता है। इसके अंतर्गत न्यायालय कहती है सशरीर उपस्थित करो, और इन परिस्थितियों में जो है ये कार्य नहीं करता है। पहला रिट हुआ। रिट को न्याय के झरना के नाम से हम रिकॉल कर सकते हैं, जानते हैं। दूसरा है परमादेश। परमादेश जो है ये सार्वजनिक अधिकारियों के लिए सर्वाधिक घातक है। ठीक है, यह जारी भी सार्वजनिक अधिकारियों के विरुद्ध ही होता है। सार्वजनिक अधिकारियों का मतलब है जितने भी लोक सेवक हैं जो केंद्र सरकार राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति होती है वो सभी इसके अंतर्गत आते हैं। तो दूसरा जो रिट है वो परमादेश है। इसके अंतर्गत न्यायालय कहता है हम आदेश देते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण एक न्यायिक रिट है, पूछा जाए बंदी प्रत्यक्षीकरण कैसा रिट है, न्यायिक रिट है, इसके अंतर्गत न्याय प्राप्त होता है। तो परमादेश जो है एक नियंत्रण रिट है, मतलब इसके अंतर्गत लोक सेवकों को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, तो न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है। ठीक है, कब, उनसे उनके कार्यों के संबंध में प्रश्न पूछा जा सके, है ना, मतलब यदि उसने अपने कार्य एवं उत्तरदायित्व का ठीक से निर्वहन नहीं किया तो उसके विरुद्ध न्यायालय जो है आदेश देती है। किसी भी सार्वजनिक इकाई, निगम, अधीनस्थ न्यायालय, प्राधिकरण या सरकार के खिलाफ समान उद्देश्य के लिए जारी किया जा सकता है। ठीक है, इसके अंतर्गत हम आदेश देते हैं, मतलब कि यदि कोई सार्वजनिक अधिकारी या लोक सेवक अपने कार्य एवं उत्तरदायित्व का ठीक से निर्वहन नहीं करता है तो न्यायालय आदेश देते हुए उससे वो कार्य करवाता है। हम आदेश देते हैं। परमादेश दूसरा रिट है जिसको नियंत्रण रिट के नाम से जाना जाता है। यह निजी व्यक्तियों या इकाई के विरुद्ध नहीं जारी किया जा सकता। ऐसे विभाग जो गैर संवैधानिक हैं उनके विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता। जब कर्तव्य विवेकानुसार हो, ऐसा जरूरी नहीं है, तब भी जारी नहीं किया जा सकता है। और संविदात्मक दायित्व, आपने सुना होगा जैसे संविदा नियुक्ति होती है, तो संविदा नियुक्ति के अंतर्गत यदि आपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया है तो उसके विरुद्ध परमादेश जारी नहीं किया जा सकता। तो संविदात्मक दायित्व को लागू करने के लिए नहीं जारी किया जा सकता। भारत के राष्ट्रपति या राज्यपालों के विरुद्ध परमादेश जारी नहीं किया जा सकता। और किसी भी उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो न्यायिक क्षमता में कार्यरत है, मतलब जो वर्तमान में न्यायिक कार्य कर रहे हैं जो मुख्य न्यायाधीश, उनके विरुद्ध भी जारी नहीं किया जा सकता। या उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश जो बतौर मुख्य न्यायाधीश कार्य कर रहा हो,
उसके विरुद्ध भी जारी नहीं किया जा सकता। तो ये जानना अति आवश्यक है, परमादेश से आप क्या समझते हैं और परमादेश की सीमाएं क्या है, लिमिटेशन क्या है। जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण की सीमाएं मैंने आपको बताई, वैसे ही ये परमादेश की सीमाएं हैं, ध्यान रखना है इस बात का। और अगला जो रिट है वो है प्रतिषेध और उत्प्रेषण। तो ध्यान दीजिएगा, प्रतिषेध और उत्प्रेषण जो है दोनों एक ही तरह के रिट है, ठीक है। प्रतिषेध और उत्प्रेषण दोनों एक ही तरह के रिट हैं। सबसे पहले ये जानिए ये किसके विरुद्ध जारी होता है। तो ये जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उनके विरुद्ध जारी होता है। ध्यान दीजिएगा, अधीनस्थ न्यायालय हैं, हाईकोर्ट के अंतर्गत जो अधीनस्थ न्यायालय हैं या जितने भी न्यायिक अधिकरण हैं, ठीक है। तो एक होता है सार्वजनिक विभाग, मतलब जिसके अंतर्गत लोक सेवक वगैरह सभी आ जाते हैं, है ना भाई। दूसरा होता है न्यायिक विभाग, जैसे कि कलेक्टर एवं उसका कार्यालय वगैरह जो है ये पूरा का पूरा सार्वजनिक विभाग है, प्रशासनिक कार्य देखता है। इसी के अंतर्गत जिला न्यायालय के जज से लेकर के जो पूरा सिस्टम है वो जुडिशरी डिपार्टमेंट है जो न्यायिक कार्य करता है। तो यहां पर जो प्रतिषेध है, प्रोहिबिशन है, और जो उत्प्रेषण है ये अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध है, या न्यायिक जितने भी न्यायिक प्राधिकरण वगैरह हैं उनके विरुद्ध ही जारी होता है, सार्वजनिक अधिकारियों के विरुद्ध ये जारी नहीं होता है, ठीक है। किस परिस्थिति में जारी होता है, तो इसमें जो है यदि कोई भी न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय अपने कार्य क्षेत्र या अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर के कार्य करती है या उससे उच्च ऊपर का उत्तरदायित्व का निर्वहन करती है या कार्य करती है जो उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर है, ठीक है, तो फिर उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय जो है उसको कार्य करने से रोकता है या फिर सूचना मांगता है, पूर्णतः सूचित करो कहता है, या ऐसे विषय को अपने पास मंगा लेता है। तो रोकता है, अब देखो दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। तो दोनों में ये अंतर है कि जैसे कि कोई भी अधीनस्थ न्यायालय किसी कार्य को, मतलब जो उसकी क्षेत्र सीमा के अंतर्गत नहीं है उसके कार्य को, ठीक है, तो दोनों में मुख्य रूप से अंतर यह है कि एक में ध्यान दीजिएगा, प्रारंभ से ही, है ना भाई रोकना मतलब उसमें क्या है, कार्य करने से रोक देता है। और उत्प्रेषण में क्या है, कार्य करना प्रारंभ कर दिया है मान लो उत्तर क्षेत्र, ठीक है, बाद में, तो फिर पूर्णतः सूचित करो और उसके बाद आवश्यकता पड़ने पर उस विषय को अपने बेंच में मंगा लेना। मतलब उत्प्रेषण और प्रतिषेध में मुख्य रूप से जो अंतर है, यदि आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, प्रतिषेध जो है प्रारंभ में जारी किया जाता है, स्टार्टिंग से ही काम करने से रोक दिया जाता है, जबकि उत्प्रेषण काम चालू हो गया है उसके बाद जारी किया जाता है। दोनों में सिर्फ इतना अंतर है दोनों एक ही तरह का, ठीक है। तो प्रतिषेध का मतलब होता है कार्य करने से रोकना, और उत्प्रेषण के अंतर्गत प्रमाणित करना, प्रामाणिक होना, या फिर सूचना देना, या फिर पूर्णतः सूचित करो कहना। अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक प्राधिकरण को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय आदेश देते हुए कहता है, कब, जब वह अपने अधिकार क्षेत्र या न्यायिक क्षेत्र के बाहर जाकर के कार्य करते हैं, ठीक है। तो प्रतिषेध में प्रारंभ में ही रोक देता है, और उत्प्रेषण में प्रारंभ वो कार्य करना कर चुका होता है उसके बाद रोकता है, और ऐसे विषय को वह अपने न्यायालय में मंगाने का अधिकार भी रखता है या मंगा लेता है, ठीक है भाई। तो प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध यदि कार्य कर रहा हो या अपने अधिकार क्षेत्र के विरुद्ध कार्य कर रहा हो, इस स्थिति में तो ध्यान रखिएगा, प्रतिषेध और उत्प्रेषण जो न्याय अधीनस्थ न्यायालय है या फिर जो न्यायिक अधिकरण वगैरह है, प्राधिकरण है, उनके विरुद्ध ही जारी होता है। व्यक्ति के विरुद्ध, नागरिक के विरुद्ध या सार्वजनिक निकायों के विरुद्ध ये जारी नहीं होता है। बस इतनी सी बात है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। विधिक निकाय निजी व्यक्तियों के विरुद्ध जारी नहीं होता है, विधिक निकाय के विरुद्ध भी जारी नहीं होता है। और अंतिम है हमारा पांचवा रेट यहाँ पर, अधिकार प्रेक्षा। इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय यह पूछती है किस अधिकार से आप यह कार्य कर रहे हैं। होता क्या है, यदि कोई व्यक्ति यदि कोई प्रशासनिक अधिकारी, ध्यान दीजिएगा, ये भी जो है नागरिक वगैरह के विरुद्ध जारी नहीं होता है। किसके विरुद्ध जारी होता है, तो सार्वजनिक प्राधिकारी अधिकारी जो हैं इनके विरुद्ध ये जारी होता है, ठीक है। तो
इसमें ये पूछा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति जो है, यदि कोई अधिकारी जो है अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के कार्य करता है या अपने अधिकार क्षेत्र के ऊपर का कार्य करता है ना भाई, तो फिर न्यायालय पूछ सकती है इस रिट के माध्यम से, ठीक है, कि किस अधिकार से आप यह कार्य कर रहे हैं। और जब तक संतोषजनक उत्तर न्यायालय को नहीं प्राप्त होता है तब तक उस कार्य को करने पर न्यायालय जो है प्रतिबंध लगा देती है। तो अधिकार परीक्षा का मतलब क्या है, किस अधिकार से। यह जो है मंत्रित्व, ये मंजित्व नहीं है, मंत्रित्व है, ठीक है, मतलब कि जो मंत्रियों के कार्यालय हैं या जो निजी कार्यालय हैं इनके विरुद्ध जो है जारी नहीं किया जा सकता। मंत्रियों के जो कार्यालय हैं या फिर जो निजी कार्यालय हैं उनके विरुद्ध जो है अधिकार परीक्षा रिट का प्रयोग नहीं होता, बाकी सभी जगह प्रयोग होता है। तो किस आधार पर या इस पद पर वह कार्य कर रहा है, किस अधिकार से वह यह कार्य कर रहा है या किस अधिकार से आप यह कार्य कर रहे हो, इस रिट, कौन सा रिट का नाम क्या है, अधिकार परीक्षा के माध्यम से न्यायालय आपसे सवाल कर सकती है। तो मुख्य रूप से यह भी जो प्रशासनिक अधिकारी वगैरह है, सार्वजनिक अधिकारी वगैरह जो है, इनके विरुद्ध यह जारी होता है। ये 5 प्रकार के रिट हैं, ध्यान रखिएगा। इन रिट के माध्यम से न्यायालय अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 में जो अधिकार प्राप्त है उसके अंतर्गत मूल अधिकार का हनन या अतिक्रमण होने की स्थिति में उसके प्रवर्तन का कार्य करती है, मूल अधिकार को स्थापित करने का कार्य करती है न्यायालय रिट के माध्यम से। और इस रिट का जो है प्रयोग कोई भी व्यक्ति सावधानी पूर्वक कर सकता है। मतलब किसी अधिकारी के विरुद्ध, जैसे मान लो कोई प्रशासनिक अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के आपके विरुद्ध कोई कार्य करता है तो आप अधिकार परीक्षा का रिट लगा सकते हो न्यायालय में, और उसके बाद फिर न्यायालय उससे पूछेगा किस अधिकार से आप ऐसा कर रहे हैं। अरे बात समझ में, ये निश्चित तौर पर इसका नॉलेज होना बहुत ही फायदेमंद है। रिट हेतु कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है, ध्यान दीजिएगा। जो 5 प्रकार के रिट हमने आपको बताए, इसके लिए कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है और यह एक विवेकीय उपचार है। इसका प्रयोग न्यायालय अपने विवेक से करता है, विवेकीय उपचार है, ठीक है भाई। बाकी बातें हो चुकी हैं, तो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार यहाँ पे समाप्त होता है।